हमारे ये केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। ये उन्होंने बड़ी स्पष्ट कही थी और इसका जवाब आलिम और उलमा नहीं दे पाए थे और उनका कहना था कि इस्लामिक थियोलॉजी के अनुसार ज़कात का पैसा मदरसे के लिए हराम है। देखिए, इस्लामिक थियोलॉजी को बदल दिया गया भारत में। जो आपने बात पकड़ी है कि औरंगजेब के दौर में बदला गया, तो जो इस्लाम की इंडियन थियोलॉजी है वो इसको जो है हलाल बता रहा है। यहाँ सवाल सारा का सारा यह है कि दुनिया के वो मुल्क तरक्की कर गए जो इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ फंडामेंटल एजुकेशन दे रहे थे, लेकिन भारत में जो 1.25 करोड़ बच्चे हर साल उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो दुनियावी तालीम से महरूम है, जो अभी भी धरती चपटी पढ़ रहे हैं, जो अभी भी सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ये पढ़ रहे हैं, जो अभी भी 30 बच्चों की क्लास में 2 डेस्क इसके लिए खाली छोड़ते हैं कि यहाँ जन्नातों के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो जो बहिश्ती जेवर पढ़ रहे हैं, वो जो किफ़ायतुल्लाह की वो किताब पढ़ रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि कौन-कौन काफ़िर है और काफ़िर को क्या-क्या सज़ा देनी है। तो उन बच्चों को तो यही सिखाया जा रहा है कि ज़कात भी निकालना है, फ़ितरा भी निकालना है, सब मदरसे को देना है। क्योंकि ये सिस्टम बड़ा विशियस सर्कल हो गया है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दारुल उलूम देवबंद जैसे ऑर्गनाइज़ेशंस का इस पे कब्ज़ा। तो भारत के मुसलमानों को नियंत्रित करने का जो सिस्टम है, वो भारत में मदरसा। इसमें थोड़ा-सा ये स्पष्ट करें क्योंकि आपने देवबंद का तो काफ़ी आपने रिसर्च इसमें भी इस डॉक्यूमेंट में भी है। क्योंकि 80% जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो तो बरेलवी है। लेकिन कब्ज़ा सारे मदरसों अधिकतर मदरसों पर देवबंद का है। देखिए इज़ इट अ डायकोटमी और बाय डिज़ाइन या क्या देखिए बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। देवबंद की स्थापना कासिम नानोतवी ने की। कासिम नानोतवी के टीचर इशाक थे। इशाक के ग्रैंडफ़ादर अज़ीज़ थे। अज़ीज़ के ग्रैंडफ़ादर वलीउल्लाह देहलवी थे। वलीउल्लाह देहलवी के फ़ादर अब्दुल रहीम थे जिन्होंने मदरसा रहीमिया बनाया और ये जो फ़तवाए आलमगीरी लिखा वो रहीम ने लिखा। अब जब शाह अब्दुल रहीम उसके डिप्टी थे लेकिन मेन थे वैसे तो वही थे। शेख बुरहानुद्दीन थे उसके। तो अब जो आप इशाक तक आएँगे, लाइनेज वही है। तो इशाक वाज़ विद बरेलवीज़। तो जो बरेलवी मूवमेंट था, उसमें देवबंदी शामिल थे। जो ये कहा गया कि भारत दारुल हर्ब है, जो ये मुजाहिदीन तैयार किए गए, जिहाद के लिए मदरसों के माध्यम से पूरी की पूरी कम्युनिटी तैयार की गई, उसमें ये शामिल थे और इसमें जो जहाँ पे एक जगह जाके दोनों चीज़ें एक हो जाती हैं, वो दरस-ए निज़ामिया है। दरस-ए निज़ामिया जो मदरसा करिकुलम है इस समय, वो यूनिफ़ॉर्म है। अब आप चाहे फंड दे के सरकारी मदरसा चलाएँ, चाहे कौम के फंड से चले, दरस-ए निज़ामिया यूनिफ़ॉर्म है। यहाँ पे बरेलवी और देवबंदियों में जो जो बात रह गई अंतर की वो ये रह गई कि अकेले देवबंद में 500 कुतुबखाने इस समय काम कर रहे हैं, प्रेसेस, पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं। दाभेल में इनका सबसे बड़ा जो है वो प्रिंटिंग का काम है। तो किताबें जितनी मात्रा में अवेलेबल इनकी हैं, उसके अनुसार ही आगे पढ़ाई का काम चल रहा है। और आम मुसलमान से जब आप पूछते हैं कि मियाँ बरेलवी हो कि देवबंदी हो तो उसे नहीं पता। इनफैक्ट मैंने चंडीगढ़ में एक मदरसा इंस्पेक्ट किया एक दिन। जब आप चंडीगढ़ से आगे हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं बद्दी रोड पे, जंगल के बीच में उसने एक मज़ार बनाई हुई थी और वहाँ पे 12-14 बच्चे रखे था। बच्चों से पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे? सबने बोला मुफ्ती बनेंगे। तो मदरसा चलाने वाले से मैंने पूछा भाई कहाँ के हो? तो वो मेवात का था। मतलब तुम क्या हो? तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो? कहला हम मुसलमान हैं। मैंने कहा तो तुम किस तरीके से, किस रिवायत से बच्चों को तालीम दे रहे हो? कहला साहब ये सब ना पूछिए मुझसे, मेरे बाप ने मुझे जैसे पढ़ाया, मैं इन बच्चों को पढ़ा दूँगा और फिर इनमें से कोई फिर वैसे ही वैसा पढ़ा देगा, हमको इस सब से मतलब नहीं। तो सही बात तो ये भी है कि जो किताबें, जो सिलेबस मिल गया, उससे पढ़ा दिया और वाक़ई में एकेडमिकली भी इनको उस सब से मतलब अब बचा नहीं। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है हमारे संविधान में, उससे ये उसको ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, राइट टू एजुकेशन को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह और फंडामेंटल राइट बनाया अटल जी की सरकार। 1940
1950 में जब संविधान लागू किया गया तो आर्टिकल 45 में ये लिखा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी स्कूल लाने का काम अगले 10 साल में हम करेंगे। संजय भाई, पहली जिम्मेदारी किसकी थी? पहली सरकार की। अब पहली सरकार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आजाद, अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद को बच्चों को स्कूल में लाने का दायित्व संविधान ने दिया था। वो तो खुद ही कभी स्कूल नहीं गए तो क्या करते। तो अबुल कलाम में मेरी मेरी इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट हमने प्रकाशित की, विच इज इन क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर तमाम बातें हैं, तो उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, हमने मौलाना आजाद का एक मदरसे में 1950 के सर्दियों में दिया हुआ एक भाषण, उसमें लिखा है। उस भाषण में मौलाना आजाद ने कहा, "ऐ मुसलमानों के बच्चों, तुम जिस पढ़ाई के लिए बने हो वो तुम्हें आखिरत के लिए तैयार करेगा, टू द एंड। और देश में इस वक्त 24 यूनिवर्सिटी, उस वक्त 24 यूनिवर्सिटी रही होंगी, देश में इस वक्त जो 24 यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें केवल जिंदगी जीने का जरिया देते हैं। तुम्हारा उद्देश्य तो एंड के लिए तैयार होना है, आखिरत के लिए तैयार, द लाइफ आफ्टर डेथ। वो 72 हूरें तुम्हें जो मिलेंगी वो इस मदरसे को पढ़ के मिलेंगी। यह मौलाना आजाद ने बता दिया। अब मौलाना आजाद के बाद 20 साल तक, आप कल्पना करिए, देश में 20 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव रहे, और एक तो ऐसे रहे जो जो हाई कोर्ट के जज भी रहे, फॉरेन एम्बेसडर भी रहे, और उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। लेकिन इनमें से किसी ने भी मुसलमानों के बच्चों को स्कूल में लाना इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिनके लिए ये फतवा आलमगीरी में लिखा था कि पीनल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जो ऊंचे तबके के मुसलमान हैं, उन्होंने नीचे तबके के मुसलमानों को अपना गुलाम, अपना वोट बैंक, अपना फॉलोअर बनाए रखने के लिए तय किया कि शिक्षा की रोशनी इन तक ना पहुंचे, ये मदरसों में ही रहें, ये स्कूलों में ना आए। इस प्रकार ये राइट टू एजुकेशन को अफेक्ट करता है। जो कोर्ट वाली बात है और बड़े दर्द वाली बात, हमने बोला जबकि ये मदरसा बोर्ड जो है ये वो एजुकेशन नहीं दे रहे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में सेक्शन 29 ये कहता है कि बच्चे की एजुकेशन वो होगी जो एनसीईआरटी का करिकुलम बताएगा। अब अंतर इतना है, ऑन ए लाइटर नोट, अब एनसीईआरटी का जो अभी तक करिकुलम था बोल रहा हूं मैं, वो अकबर को महान बताता था, इनका करिकुलम औरंगजेब को महान बताता था, लेकिन हम एनसीईआरटी करिकुलम को फिर भी सुधार रहे हैं। तो एनसीईआरटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, वो स्कूल होगा, स्कूल को परिभाषित किया है, मदरसा उसके बाहर है, मदरसा स्कूल नहीं है। हमारा कहना यह है कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग एवरी चाइल्ड इनटू द स्कूल, अब स्कूल के वक्त पे मदरसे में पढ़ाने के लिए बच्चों को सरकार किसी को ग्रांट कैसे दे सकती है जब सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चे को स्कूल पढ़ाना। हमारा कहना यह था कि 4 घंटा जो है, 4 घंटा आप पढ़ा दीजिए स्कूल में, 10 साल की उम्र तक के बच्चे को 4 घंटा, 14 साल की उम्र तक के को 6 घंटा, 24 घंटे का दिन है साहब। बाद में मदरसा पढ़ाइए, पहले मदरसा पढ़ाइए, जो पढ़ाना पढ़ाइए। अब किफ़ायतुल्लाह की जिस किताब में लिखा है कि जो एक अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, फिर कहीं और कोई बता देता है काफिर के साथ क्या करना है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उन मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, हिंदू बच्चे। हिंदू बच्चों को ये बताना कि तुम काफिर हो और उसके लिए टैक्स पेयर के पैसे से जो कंसोलिडेटेड फंड इकट्ठा होता है उससे सरकार की ग्रांट देना, ये पाप है। हमने यही कहा कि भाई ये बंद कर दीजिए, मदरसा बोर्ड भंग कर दीजिए, और सरकारों को ये तय करना चाहिए कि हर बच्चा स्कूल आए, 4 घंटे और 6 घंटे स्कूल आए, उसके बाद दीनी तालीम दीजिए। दीनी तालीम को कोई हम मना नहीं कर रहे। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, पर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो कम्युनिटी के राइट है, वो कौम का राइट है कि वो इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करे। आर्टिकल 21A, अब आप कल्पना करिए अटल जी के जमाने में जब ये बात हुई, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय साहब शिक्षा मंत्री थे, जब ये बात हुई कि आर्टिकल 45 जो है फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करना है, तो उसे आर्टिकल 15 के साथ कर सकते थे जो बच्चों और औरतों के लिए कानून बनाने की बात करता है।
उसको आर्टिकल 28 के साथ कर सकते थे, पर आर्टिकल 21 के साथ क्यों किया, ये बड़ा सवाल है जो हम सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। 1976 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये कहता है राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। अब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ को जब राइट टू एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है तो शिक्षा बच्चे का जीवन का अधिकार है। क्या जीवन का अधिकार किसी और अधिकार के नीचे हो सकता है? इसलिए आर्टिकल 29-30 दीजिए, पर जीवन के अधिकार के ऊपर मत दीजिए। जिस पे एक जज साहब नाराज होगा, उन्होंने डांटा कि मदरसे में पढ़ के क्या बच्चा डिग्निफाइड लाइफ नहीं जिएगा? हमने कहा नहीं जिएगा। उनने फिलहाल तो नहीं माना है।